हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की जो तैयारी है वो खूब बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। ठीक है। बोर्ड परीक्षा की जो समय सीमा है वो बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है, ज़्यादा दिन बचा भी नहीं है, तो इसलिए जो है आप लोग अपनी तैयारी को खूब तेजी से करते रहिए, अपनी तैयारी को खूब तीव्र गति से बढ़ाते रहिए, ताकि जो है आपको आगे चल के परीक्षा में जब बैठें तो दिक्कत ना हो। उसी के उपलक्ष्य में जो कक्षा 12 का रसायन विज्ञान है, उसका सेकेंड पार्ट का जो अंतिम लेसन है, जैव अणु अर्थात बायोमोलिक्यूल्स, इस लेसन को जो है इसका जो हम 60 नोट एनसीईआरटी पर लेकर आए हुए हैं। तो आइए जो है हम लोग देखते हैं जो है इस लेसन को, जो उसमें बिल्कुल इम्पोर्टेंट जो टॉपिक थी, इसको हमें पढ़ना है। छोटा सा लेसन था, ठीक है, तो उसको हम लेकर आए हैं। आइए हम उसको देखते हैं। ठीक है। आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे, तो आप लोग जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, मित्रों में, रिश्तेदारों में, ठीक है, जिनको इससे लाभ मिल सके सॉरी, उनके पास जो है आप लोग इसको भेज दीजिए, ताकि जो है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सके और निःशुल्क जो है अपना लाभ ले सके। ठीक है। तो आइए हम देखते हैं जो आपका लेसन है, वो लेसन है रसायन विज्ञान का जो है, लेसन का नाम है जैव अणु और बायोमॉलिक्यूल्स। ये आपके लेसन का नाम, ठीक है, ये आपके लेसन का जो है नाम है। और इसी के बारे में हमको क्या करना है, अध्ययन करना है। ठीक है। तो सबसे पहले जो है जैव अणु किसे कहते हैं उसके बारे में हम, ठीक है, यानी जैव अणु किसे कहा जाता है उसके बारे में जानेंगे। तो वह रासायनिक यौगिक जो जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं तथा जीवन क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं, जैव अणु कहलाते हैं। ठीक है, यानी जो जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं तथा जीवन क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, जैव अणु कहते हैं। ठीक है। अब इसमें जो मुख्य जैव अणु होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कौन सा होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। और उसके बाद में जो है पहला है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है एंजाइम, फिर है विटामिन और फिर है न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, यानी जो जैव अणु हैं इसके अंतर्गत हम जो है क्या क्या पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट को पढ़ेंगे, प्रोटीन को पढ़ेंगे, एंजाइम्स को पढ़ेंगे, विटामिन को पढ़ेंगे और न्यूक्लिक अम्ल को पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसके बारे में जो है एक एक करके हम आगे एक टॉपिक वाइज जो है नोट्स तैयार हुआ है उसमें जो है हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो आइए जो है देखते हैं। सबसे पहले आपके सामने जो है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक, कार्बोहाइड्रेट के बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट क्या है, ठीक है, इसके बारे में जाने। उसके बाद में फिर जो है कुछ चीजें और हैं, जो प्रोटीन है, विटामिन हैं, इनके बारे में जानेंगे। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट पहले नंबर पर है, उसको उसकी परिभाषा क्या है, वह कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कार्बन यानी सी, ठीक है, हाइड्रोजन यानी कि एच और ऑक्सीजन, ठीक है, इस प्रकार से यानी जो है ये तीनों पाए जाएंगे। यानी ये हो गया आपका कार्बन, ये हो गया आपका कार्बन, ये हो गया आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये हो गया आपका ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन। अब इतने जो है हम अगर इससे जो यौगिक बनेगा वो सब क्या कहलाएगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। ठीक है। तथा जो बहुत हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ठीक है, यानी वह कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और
ऑक्सीजन होते हैं तथा जो बहु हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। सामान्य सूत्र CxH2O ठीक है, सूत्र उसका होता है जो है CxH2O। इसका वर्गीकरण कैसे किया जाएगा? इसका वर्गीकरण जो है ए में किया गया है मोनोसैकेराइड। ठीक, क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड। ठीक है, सबसे सरल शर्करा हाइड्रोलाइसिस नहीं होती। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस नहीं होती, यानी जो सबसे सरल शर्करा होता है वो क्या होती है? हाइड्रोलाइसिस नहीं होती। ठीक है, उदाहरण में ग्लूकोज, जो ग्लूकोज का सूत्र है, ठीक है, वो क्या है? C6H12O6। ठीक है, जो ग्लूकोज का सूत्र है, ठीक, ग्लूकोज ग्लूकोज का जो सूत्र है वो क्या है? C6H12O6। अब देखो, अभी जस्ट आपके सामने कहा गया था कि कार्बोहाइड्रोजन जो है वो क्या है? ठीक है, वो उसी को हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तीनों इसमें मिला हुआ है। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आता है? कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद में है इसी में मोनोसेकेराइड के अंतर्गत फ्रक्टोज। ठीक है, यानी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये इसका जो है सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, मोनोसेकेराइड का वर्गीकरण जो किया गया है कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत। ठीक, उसके बाद में फिर हम आगे देखते हैं। आगे जो है अगला टॉपिक, अगला है ये उसमें डिसैकेराइड। ठीक है, बी नंबर का जो है डिसैकेराइड, ये दो मोनोसैकेराइड से बने होते हैं। ठीक है, तो डिसैकेराइड है, यानी डी का मतलब ही होता है दो, डाई। ठीक है, डिसैकेराइड का मतलब दो मोनोसैकेराइड से बने होते हैं। उदाहरण में जैसे सुक्रोज अर्थात गन्ने की चीनी, माल्टोज, ठीक है, लैक्टोज, यानी कौन कौन से इसमें आते हैं? सुक्रोज आते हैं। ठीक है, उसके बाद में माल्टोज आते हैं, और उसके बाद में लैक्टोज आते हैं। लैक्टोज, ठीक है, लैक्टोज आते हैं। ठीक है, फिर है पॉलीसैकेराइड, अनेक मोनोसैकेराइड से बने। उदाहरण जैसे स्टार्च, ठीक है, सेलुलोज, संरचनात्मक ग्लाइकोजन, पशुओं में, ये पशुओं में पाया जाता है। ग्लूकोज, हेलोहेक्सेन शर्करा रक्त में पाई जाती है। ठीक है, ग्लूकोज जो होती है हेलोहेक्सेन शर्करा रक्त में पाई जाती है। ठीक, फिर है अपचायक शर्करा। कौन सी? अपचायक शर्करा। ठीक है, अपचायक शर्करा जो है उसके बारे में हम जानेंगे। ये ग्लूकोज की अभिक्रिया, जैसे ब्रोमीन जल इक्वल टू ग्लूकोनिक अम्ल, इसमें टॉलेंस फेहलिंग परीक्षण धनात्मक के रूप में फ्रैक्टोज कीटोहेक्सोज सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा अपचायक शर्करा कहलाती है। ठीक है, जो सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा होती है, मीठी, ठीक है, मीठी शर्करा कौन सी है? वो प्राकृतिक शर्करा के रूप में, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा अपचायक शर्करा के रूप में फ्रक्टोज ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो है फिर आता है आपका प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में जानेंगे। इसकी परिभाषा क्या होती है? प्रोटीन वह जैव अणु होते हैं जो अल्फा अमीनो अम्लों से बने होते हैं। ठीक है, यानी ये अमीनो अम्ल से बना होता है। कौन? प्रोटीन। किससे बना होता है? अमीनो अम्ल से। ठीक है, अमीनो अम्ल से बना होता है कौन? प्रोटीन।
ठीक है। ये जो प्रोटीन है आपका ये किससे बनता है? अमीनो अम्ल से बनता है। अमीनो अम्ल इनमें क्या क्या पाया जाता है? NH2 आता है, COOH, ये समूह होते हैं। ठीक है, NH2 और फिर उसके बाद में COOH यानी कार्बोक्सिल समूह, ये इसके क्या होते हैं? उदाहरण है। ठीक है, मतलब इसमें सम्मिलित होते हैं। उदाहरण में जैसे है ग्लाइसिन एलानिन, ठीक, ये इसका क्या है? उदाहरण है। फिर है पेप्टाइड बंध, दो अमीनो अम्लों के बीच बनने वाला बंध होता है। जो पेप्टाइड बंध होता है वो दो जो अमीनो अम्ल होते हैं उनके बीच में बनने वाला ये क्या होता है? बंध होता है। ठीक है, जैसे CO सिंगल बॉन्ड, NH सिंगल बॉन्ड, अर्थात अब इससे कोई जो है समूह जुड़ेगा या कोई यौगिक बनेगा तो बंध कैसा होगा? पेप्टाइड बंध कहलाएगा। प्रोटीन की संरचना कैसी है? तो प्राथमिक संरचना में होती है, द्वितीयक संरचना में होती है। द्वितीयक में अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट होती है। ठीक है, इसमें दो भाग। फिर उसके बाद में तृतीयक संरचना, चतुर्थक संरचना यानी चतुर्थ संरचना। ठीक है, यानी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ, चार संरचनाओं में इसको जो है विभाजित किया गया। उसके बाद में फिर जो है आता है आपका प्रोटीन का विकृतीकरण। ठीक है, प्रोटीन जो है उसका विकृतीकरण कैसे किया जाता है? ठीक है, विकृतीकरण के बारे में जानेंगे। तो उष्मा, अम्ल या क्षार से प्रोटीन की प्राकृतिक संरचना नष्ट हो जाती है। विकृतीकरण में जो विकृति जानते हैं, जो बदलाव हो जाता है। ठीक है, तो उसमें यदि उष्मा, अम्ल या क्षार से क्या होता है कि प्रोटीन की जो प्राकृतिक संरचना है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है? नष्ट होने लगती है, खत्म हो जाती है। अर्थात प्रोटीन पर प्रभाव किसका किसका पड़ता है? प्रोटीन पर प्रभाव। ठीक है, अच्छा, प्रभाव किस में पड़ेगा? विकृत में पड़ जाएगा। ठीक है, यानी उसमें कुछ ना कुछ क्या कर देगा? परिवर्तन कर देगा। ठीक है, तो किसका किसका पड़ेगा? उष्मा का, ठीक, उष्मा का पड़ जाएगा, अम्ल का पड़ जाएगा और उसके बाद में क्षार का पड़ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से जो है उष्मा, अम्ल और क्षार ये तीनों मिलकर उसके में क्या कर देते हैं? विकृत उत्पन्न कर देते हैं, अंतर कर देते हैं। फिर आता है आपका एंजाइम। इसकी परिभाषा क्या है? एंजाइम जैव उत्प्रेरक है। एंजाइम जो होता है एक जैव उत्प्रेरक के रूप में होता है, जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की गति बढ़ाते हैं। ठीक है, जो जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है उसकी गति को क्या करता है? बढ़ाता है। गुण अत्यधिक विशिष्ट ताप और पीएच पर निर्भर स्वयं उपभोग नहीं होते। ठीक है, यानी जो इसका गुण है वो क्या है कि अत्यधिक विशिष्ट ताप और पीएच पर निर्भर स्वयं उपभोग नहीं होते, यानी इसका स्वयं में शोषण या अवशोषण उपभोग नहीं करता। उसके बाद में आता है विटामिन। परिभाषा, वह कार्बनिक यौगिक जो अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं विटामिन कहलाते हैं। ठीक है, जो विटामिन होता है ये वह कार्बनिक यौगिक होते हैं जो अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं हमें। ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं? जो है विटामिन कहते हैं। ठीक है, अब जो है आप में दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक आता है कि जल में घुलनशील विटामिन, तो कौन सा है? बी और सी, ये जल में घुलनशील विटामिन होता है। और फिर वसा में घुलनशील विटामिन, तो उसमें होता है ए, बी, ई और टी। ये चार विटामिन जो हैं ये किसमें हैं? ये वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो ये जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। ठीक है, इससे अभी हम लास्ट में आपको कुछ इससे सवाल भी बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन की कौन से किस प्रकार से क्वेश्चन इससे एक नंबर में बनकर आ सकता है। ठीक, फिर उसके बाद में जो है आपके सामने है कि विटामिन की कमी से कौन कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी। B1 की कमी से बेरी बेरी, और सी की कमी से स्कर्वी, और डी की कमी से रिकेट्स। ठीक है, अब ये भी जो है समझ लीजिए कि आपके
प्रश्न मतलब पेपर में एग्जाम में आ सकता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग, कौन सा रोग होता है, एक नंबर में आ जाएगा। ठीक, पूछ सकता है कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, या क्वेश्चन पूछ सकता है कि रतौंधी किसकी कमी से होता है। ठीक है, तो ये जो है इधर से उधर, उधर से इधर जो है प्रश्न को घुमा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से जो है आप लोग इसको याद रखिए। फिर जो है न्यूक्लिक अम्ल यानी न्यूक्लिक एसिड, इसमें जो है प्रकार कौन कौन सा होता है न्यूक्लिक एसिड का। एक होता है डीएनए यानी डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, और दूसरा होता है आरएनए। ठीक है, डीएनए और आरएनए होता है। तो जो है आरएनए का है राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीएनए का है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, फिर जो है न्यूक्लियोटाइड के घटक शर्करा नाइट्रोजनी क्षार फास्फोरिक अम्ल। ठीक है, जो न्यूक्लियोटाइड के जो घटक होते हैं वो कौन से होते हैं, शर्करा नाइट्रोजनी क्षार और फास्फोरिक अम्ल। अच्छा, डीएनए और आरएनए क्या करता है, तो डीएनए की जो संरचना होती है वो द्विसर्पिल होती है। ठीक है, ये डीएनए की जो संरचना है वो कैसी होती है, सर्पिलाकार होती है, और आनुवांशिक जानकारी का ये भंडार देता है, भंडार रखता है। ठीक है, डीएनए और आरएनए जो है ये क्या करते हैं कि हमारे अंदर जो आनुवांशिक लक्षण है उसकी ये जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, आरएनए की श्रृंखला जो है एकल श्रृंखला होती है। ठीक है, इसकी श्रृंखला यानी संरचना जो है कैसी होती है, एकल श्रृंखला की होती है, और प्रोटीन संश्लेषण में ये क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपने अपना एक पूरा लेसन जो है एक अच्छे से 60 नोट में देखा। ठीक है, अब इसमें जो है आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पे लिख के दे रहे हैं, आप लोग जो है उसको हल कीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन आ जाए, जैव अणु, जैव अणु के प्रकार बताइए, के प्रकार बताइए। ठीक है, अब जैव अणु के जो प्रकार हैं वो आप लोग उसी के बारे में भी पढ़े हैं। ठीक है, उसी के बारे में आप पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट थोड़ा बहुत बता दे रहे हैं हिंट में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, एंजाइम्स। ठीक है, फिर उसके बाद में आ सकता है दूसरा। अब क्वेश्चन थोड़ा और बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, विटामिन जो है विटामिन ए, ठीक है, और उसमें था डी था। ठीक है, कि कमी से होने वाला रोग, ठीक, होने वाला ये होगा क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद में तीसरा, ठीक है, डीएनए तथा आरएनए, आरएनए का पूरा नाम, पूरा नाम। ठीक है, डीएनए तथा आरएनए का पूरा नाम क्या है। ठीक है, इसके बारे में जो है बताइएगा आप। ठीक, अब जो है और भी क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, उन क्वेश्चनों को आप लोग जो है देखिए। अब जैसे 60 में जो है एक चीज जो है हम आप लोगों को बता दें थोड़ा सा, कि जो इसमें कुछ चीजें आती हैं बहुत 60 में हम बताने जा रहे हैं थोड़ा। ठीक है, एक आता है डीएनए, डीएनए, एक आता है आरएनए, एक आता है एटीपी, और एक आता है एडीपी। ठीक है, तो डीएनए का पूरा पूरा नाम क्या है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डी ऑक्सी, डी ऑक्सी राइबो
राइबोन्यूक्लिक अम्ल, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये चारों की। उसके बाद में आरएनए का राइबोन्यूक्लिक अम्ल, ये हो गया आपका। उसके बाद में एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, ठीक। ये हो गया एडीपी, इसका हो गया एडिनोसिन ड्राइफास्फेट, ठीक। इतना, यानी डीएनए का पूरा नाम क्या है, ठीक है। अगर आपको डीएनए का पूरा नाम बताना है तो वैसे समझ लीजिए, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का पूरा नाम आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड, और एटीपी का पूरा नाम एडेनोसिन ट्राइफास्फेट, एटीपी का पूरा नाम एडेनोसिन ट्राइफास्फेट, ठीक है। तो इन चारों चीजों को जो है आप लोगों ने जान लिया, ठीक। तो जो है ये जो आपका लेसन था, ठीक, ये जो आपका लेसन था वो जो है खत्म हो गया है। यानी इस लेसन का जो है पूरा कंप्लीट नोट, जो शार्ट नोट था, वो हमने तैयार करके आपके सामने प्रस्तुत किया। आप लोग जो है ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप लोग मेहनत जो है करते रहिए, ठीक है। और ईश्वर ने चाहा तो आप लोगों के मार्क्स, आप लोगों को अच्छे से सफलता मिलेगी, ठीक है। अगर देखो, एक होता है कि जो है सपने को देखो, ठीक है, तो उसको पूरा करने के लिए मेहनत भी उसी प्रकार से करो। ऐसा मत रखो कि बस सपने देखो और सपने देखकर जो है उन सपनों में खो जाओ, उसको पाने की कोशिश भी करो, क्योंकि पता है सबको, आप लोग जानते हैं कि सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, ठीक है। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी, ठीक है। तो जो है आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो अपन वो आन किया रे।